प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को लेकर पार्टी के सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 75 तालाबों का निर्माण करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले कार्यक्रम का खाका भी दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा है, सरकार निचले स्तर तक के गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु जन स्वास्थ्य निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के मामले अब सामने नहीं आ रहे हैं। राज्य में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी जीनोम अनुक्रमित नमूनों से 66.4% BA.2 वेरिएंट के हैं, जबकि 15.2% BA.1.1 वेरिएंट के हैं। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 92% नमूनों का प्रतिनिधित्व किया गया था, 4% डेल्टा के थे और शेष अन्य प्रकार के थे। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु अपनी निगरानी जारी रखेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई घटना को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बंगाल की गौरवशाली धरती को कलंकित किया जा रहा है। INS से खास बातचीत करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जो कुछ हुआ, क्या वे बंगाली भद्रलोक का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो बंगाल रविंद्र संगीत से लेकर कला, साहित्य, संस्कृति और क्रांतिकारियों की धरती रही है, उसे आज कलंकित किया जा रहा है। राज्य में हत्याएं हो रही हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और उस पर भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अब आज विधानसभा में जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शपथ ग्रहण के लिए आजम खान को विधानसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी। यूपी विधानसभा में जीतकर आए प्रदेश के सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। सोमवार को सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक के रूप में शपथ ली थी। उनके बाद नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ग्रहण किया। पहले दिन 344 विधायकों के शपथ की यह सिलसिला आज भी जारी है। होटल में शराब पीकर बवाल करने वाले भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठन के समर्थकों ने अस्पताल और कोतवाली पर हंगामा कर दिया तो खुद राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए हैं। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में प्रकाश चौक पर स्थित होटल में भाकियू कार्यकर्ता ने होटल मालिक के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा तो वह भी भाकियू कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने 10 भाकियू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 7वीं बार बढ़े हैं। आज यानी मंगलवार को इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल और राजस्थान में डीजल 100 के पार चला गया है। पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत में मंगलवार को 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए तो डीजल 99 रुपए हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपए तो डीजल 94 पहुँच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान IPC के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इस मामले के चलते लोगों को वीजा प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला हो गया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र गृह विभाग कोरोना काल में छात्रों और नागरिकों के खिलाफ IPC की 188 के तहत किए गए अपराधों को वापस लेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों की उपज को नहीं खरीदने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए उन्हें किसान विरोधी बताया और कहा कि किसानों को लेकर राजनीति करने की बजाय उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह शर्म की बात है कि भाजपा और TRS सरकारें तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने के बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर अपने नैतिक की जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को किसानों की फसल खरीदने को लेकर राजनीति करने के लिए खटगरे में खड़ा किया और कहा, किसान विरोधी गतिविधियों से उन्हें परेशान करना बंद करें और तेलंगाना के किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा किए गए अनाज के एक एक दाने को खरीद करें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट 2.0 बनकर तैयार है। प्रदेश के नाराज ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को डिप्टी CM का पद दिया गया है।
उसके अलावा 7 और ब्राह्मण नेता कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 8 में से 3 नेता मूल रूप से बीजेपी के न होकर बीएसपी से और एक कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं। केवल 4 नेता ही मूल रूप से बीजेपी के हैं। ब्रजेश पाठक भले ही अब बीजेपी का चेहरा हो, लेकिन 1 दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने बीएसपी के लिए राजनीति की है। कैबिनेट में 2 और चेहरे हैं जिनको ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह मिली है। वो भी कम से कम 1 दशक की राजनीति बीएसपी में करने के बाद अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ दिग्गज ब्राह्मण नेता भले ही कैबिनेट में जगह ना पा सके हों, लेकिन वे भी बीएसपी की पैदाइश हैं और अब बीजेपी का बड़ा चेहरा है। महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लगाने के बाद अब तालिबान हाथ धोकर पुरुषों के पीछे पड़ गया है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान ने इस्लामिक अमीरात के पुण्य और रोकथाम मंत्रालय के प्रतिनिधित्व ने वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को गेट पर रोक दिया क्योंकि उनकी दाढ़ी नहीं थी। तालिबान प्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित टोपी पहनने के बाद भी कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ पुण्य और रोकथाम के प्रचार मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को गेट पर रोके जाने से साफ इनकार किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद शादिक अकीफ ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को पुण्य और उपाध्यक्ष के प्रतिनिधित्व द्वारा निर्देश और सिफारिश के लिए रोका गया था। बसपा की मुखिया मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पार्टी की हार की लगातार समीक्षा कर रही है। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा के बीच अंदरूनी मिलीभगत है। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी में सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत जग जाहिर रही है। इन्होंने विधानसभा आम चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम कराकर ये भय और आतंक का माहौल बनाया, जिसे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ और सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की, जिसको सुधार कर रही है। भाजपा को यह हराना संभव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने गैर भाजपाई नेताओं को एकजुट होने की अपील भी की है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बैठक भी बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि विपक्ष को सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, विपक्षी दल के तौर पर यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस सरकार को उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराए और असंतोष की आवाज को दबाने का विरोध करें।